हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट मैथ का गणित का दोस्तों पूर्ण सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेटेस्ट मॉडल सेट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल में समझते चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 10th वाले, ताकि इसी तरह का मैथ और साइंस का सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को डिटेल में वीडियो आते रहेगा। ठीक है, डेली आप लोगों को मिलने जा रहा है दोस्तों। जब तक आप लोग का एग्जाम ना होगा तब तक आप लोगों को डेली मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ जाए इस चैनल के साथ। ठीक है, ताकि हम डेली अपडेट कर सके वीडियो को। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मॉडल सेट का दोस्तों, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मॉडल सेट लिखा हुआ होगा 10th मॉडल सेट ऑफिशियल डाउनलोड लिंक वहाँ से, या फिर जो लोग डाउनलोड किए हैं शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि दोस्त भी आपका डाउनलोड करके बनाए सारे मॉडल सेट। उसमें अपडेट हो रहा है दोस्तों, जल्द ही सब्जेक्टिव भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी 5 से 6 सेट है, उसमें 10 से 12 सेट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान होगा। ये सभी लेटेस्ट पैटर्न पे है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरह के लेवल रहेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग कर लेते हो तो समझ लेना आप लोग 100 में 90% नंबर लेकर आ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो जानते होंगे दोस्तों, साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री पर बराबर होता है। जब थीटा का मान हम लोग 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 का मान बराबर कॉस 45 का मान कितना हो जाता है। ठीक है, ये दोनों 1/√2 ये दोनों जो बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 1 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है। तो और यहाँ पे व्यास दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा हम लोग को। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो 2πr तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान यहाँ पे 7 आया, तो 22 दूना 44 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का सही उत्तर डी हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन। देखिए इसी तरह के लेवल रहते हैं क्लास 10th वालों के लिए बिहार बोर्ड में। 3 नंबर है कि बिंदु 5,-5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो ये मान लीजिए दोस्तों ए और बी बिंदु है, -5,7 है यहाँ पे और यहाँ पे -1,3 है। तो इस दोनों के बीच का जो दूरी निकालोगे दोस्तों दूरी फार्मूला से, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√2। ठीक है, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं रूट अंडर में, ये 4√2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था, निकाल लीजिएगा दोस्तों दूरी फार्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, मतलब bx² प्लस ax प्लस c बराबर जो 0 दिया गया यहाँ पे, और ये अल्फ़ा मान ली बीटा, ये दोनों समान है, अल्फ़ा बराबर बीटा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का शर्त क्या होगा। तो शर्त यही होता है दोस्तों आपका b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए b के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो a है, तो इसका मतलब a² - 4, और a के जगह पे देखिए यहाँ पे b है और c के जगह पे c है। तो देखिए a² - 4bc होना चाहिए 0। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये है आपका डी में। बहुत सारे छात्र यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, आप लोग इस इक्वेशन को देखिएगा, नहीं तो अधिकतर लोग जो है यही मार के निकल जाएंगे आगे, तो ये आपको गलत हो जाएगा। देखिए b² यहाँ पे -4ac होता है, तो लेकिन b के जगह पे यहाँ पे a दे दिया गया है, तो a² - 4bc हो जाएगा। 4 का डी। 5 नंबर है कि 2,3 के बीच की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। 2,3 के दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका √13। ठीक है, बिंदु जो है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या शर्त है दोस्तों। ठीक है 2 और 5 का यहाँ पे आना चाहिए रेशियो में, 2 और 5 का गुणनफल आना चाहिए। तो देखिए 8 में, 5 में, 343 में और 1536 में। ऊपर क्या है उसको छोड़ दीजिए, शांत होने के लिए एक ही शर्त है, 2 गुने 5 के टर्म में आना चाहिए। तो देखिए 8 जो है आपका यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 2, तो इसका मतलब 2 गुने 3 और गुने 5 के पावर 0। ठीक है, लेकिन इस समय देखिए 3 गुने 5 आपका, फिर उसके बाद 343 में यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 1536 में कुछ और। तो दशमलव प्रसार शांत ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग दोस्तों इसका,
3 से भागा देके सभी में, तो यहाँ पे 6 का आपका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा 3/8। ये जो संख्या है 3/8 ये दशमलव का प्रसार शांत है, ठीक है। तो 6 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर कि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना होता है। तो मध्य बिंदु का बोला जा रहा है ना दोस्तों, देखिए ए और बी है, ये -2,3 है और 4,1 है। तो मध्य बिंदु मान लो ये है दोस्तों सी, तो सी का निर्देशांक क्या होगा x1 + x2, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों आपका 4 - 2/2, उसके बाद कोमा 3 - 1 या फिर 1 - 3 करके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों ये आपका 1 कोमा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है आपका -2 + 4 इस तरह से भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, 3 उसके बाद आपका +1, ठीक है। तो देखिए आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे 4/2, तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों 1,2। तो ये 7 का ए हो जाएगा यहाँ पे मध्य बिंदु निकालने के लिए। x1 + x2 और y1 + y2/2 कर देंगे, ठीक है, दोनों को, तो ये मध्य बिंदु का यहाँ पे निकल जाता है नियामक। तो 7 का ये 8 नंबर दोस्तों है कि डायरेक्ट फार्मूला है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, जहाँ पे त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों उसका वो होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। 9 नंबर है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो सेक 60 का मान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है 2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, तो उसका उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक 60 का हो जाएगा 2, ठीक है। नहीं याद है सेक और कोसेक का मान तो साइन और कोस का याद रखिए। तो यहाँ पे 9 का सी, मैं आप लोग को एक ट्रिगोनोमेट्री का टेबल भी याद कराऊंगा दोस्तों, जल्द ही उस पर एक वीडियो आने जा रहा है। 10 नंबर है कि सार्व अंतर डी हो सकता है। तो सार्व अंतर जो हो सकता है दोस्तों धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तो कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, सॉरी शून्य भी हो सकता है यहाँ पे, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी, इनमें से सभी हो सकता है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 10 का डी हो जाएगा। 11 है कि 5 + 3√2 क्या है। तो 5 + 3√2 देखने ही से लग रहा है ये अपरिमेय संख्या है, तो 11 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 है, क्योंकि 63, 69 ये सभी जो है किसी न किसी संख्या से विभाज्य है और स्वयं से भी, लेकिन ये 1 और 71 से स्वयं विभाज्य है, उसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या है जिससे भाज्य नहीं है ये। तो यहाँ पे 12 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं होने के लिए शर्त क्या है दोस्तों यहाँ पे कि उसका रूट जो है कभी नहीं मतलब टूटना चाहिए, रूट से नहीं हटना चाहिए। तो √25 जो है देखिए टूट जा रहा है, 5 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे 5 जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का सी अपरिमेय संख्या ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है आपका ये 2 और 5 के आना चाहिए, 2 और 5 में, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये 11/160 जो है ये आपका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 14 का बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ आपको, और बाकी जितने भी है दोस्तों यहाँ पे 15, 160, 60 और 35, जिसमें 2 तो हमेशा रहना चाहिए दोस्तों सभी में, और 2 और 5 भी रहना, 5 भी 2 गुने 5 का मल्टीपल मतलब गुणनखंड में रहना चाहिए। तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, मतलब 3 आ जाता है, इसमें भी 5 गुने 7 आ जाता है। ये जो 11/160 ये आपका दशमलव प्रसार शांत है। 15 नंबर है दोस्तों कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 2 लगातार सम संख्या या 2 और 4 मान लो ये है, तो 2 और 4 का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपका कट जाएगा 2 दूनी 4, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका जो आएगा आपका महत्तम समावर्तक ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका 15 का सी हो जाएगा। महत्तम समावर्तक हमेशा 2 लगातार सम संख्याओं का कितना होगा, तो 2 सी होगा इसका 2। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद है x² + x - 2, उसके शून्यक की शून्यक है दोस्तों अल्फा और बीटा, ठीक है।
तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कितना होगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पहले निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -1/1, तो ये -1 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो -2 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1/-2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। तो 16 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा 1/2। बहुत ही ईजी था दोस्तों, समझ लीजिए कैसे मैंने बताया। पहले तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो इक्वेशन दिया गया है मान निकालने के लिए, तो इसको हम लोग करेंगे एलसीएम लेके, इस अल्फ़ा इंटू बीटा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा बीटा कट जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर में बच जाएगा, तो 1/2 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 16 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही ईजी था। 17 नंबर है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर कितना होगा, मतलब सारवंतर कितना होगा, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो nवां पद बोला जा रहा है ना कि nवां पद है आपका an प्लस बी, तो इसका जो पदांतर होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद है ना, तो tn पद आपका an प्लस बी है, ठीक है। तो इसका पदांतर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, वो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालिएगा आप लोग तो ए निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को किसी भी श्रेणी का अगर nवां पद दिया रहे दोस्तों आपका यहाँ पे an प्लस बी है, तो इसका पदांतर निकालने के लिए सिंपल तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसके बाद जो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए an प्लस बी हम लिख देंगे, nवां पद है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 टर्म देख लीजिएगा, अगर आ जाता है तो सही है, ठीक है। तो देखिए अगर एक n का मान हम a देते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो a गुने 1 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस बी, ठीक है। ये पहला पद हुआ आपका। दूसरा पद में हम a गुने 2 प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। ये दूसरा पद हो गया। a गुने 3 प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्या 3a प्लस बी। अब हम किसी में से 2 - 1 घटा देते हैं, तो देखिए 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 2a माइनस a गया तो a। तो देखिए यही श्रेणी पद यहाँ पे पदांतर बचा, फिर उससे 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो a ही बचेगा, क्योंकि b भी कट जाएगा, 3a माइनस 2a गया तो a। तो बहुत ही सिंपल था दोस्तों, ये 17 का आपका बी सही है, a, ठीक है। निकाल लीजिएगा जैसे मैंने बताया, एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने छूटेगा। 18 है कि बिंदु जो है P6 को -5 का भुज है। भुज और कोटि में आपको पता होना चाहिए दोस्तों x और y, x को हम लोग x अक्ष को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे भुज जो है दोस्तों आपका क्या है, तो यह आपका 6, क्योंकि यहाँ पे +6 और -5, अगर कोटि पूछता तो -5 हो जाता, लेकिन भुज पूछा जा रहा है तो x अक्ष को हम भुज कहते हैं, तो यहाँ पे 18 का ए हो जाएगा। 19 है कि बिंदु 2,3 किस पाद में है, तो ये प्रथम पाद में होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे x और y जो है पॉजिटिव हो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये x और ये y, तो यहाँ पे ये दोनों सभी पॉजिटिव रहता है, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, दोनों माइनस, इधर पॉजिटिव इधर माइनस, तो यहाँ पे प्रथम पाद में हो जाएगा 2,3। 20 नंबर है कि यदि x बराबर a है, y बराबर b है और x माइनस y बराबर 2 है और x प्लस y बराबर 4 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, a और b का मान आ जाएगा। x माइनस y बराबर 2 है, x प्लस y बराबर 4 है, ये से ये कट गया, 2x बराबर 6 हो गया, तो x बराबर 3, तो x बराबर a है तो a बराबर भी 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, मैंने कैसे बताया समझ लिए होंगे आप लोग। तो a बराबर 3 आ गया, तो x प्लस y बराबर 4 है, तो x बराबर 3 आ गया, तो y बराबर 4 - 3 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3,1 देखिए किस में है, तो ये सी में है आपका, तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा 20 का सी। बहुत ही सिंपल था, ये क्वेश्चन बना लिए होंगे बहुत सारे छात्र। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर की समीकरण जो दिया गया है दोस्तों आपका, ये जो समीकरण है 21 नंबर की समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो b² - 4ac पहले निकालेंगे, क्या आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर -4 गुने 4 गुने 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 16 और 17, यहाँ पे -13 आ जाएगा। तो -13 जो है क्या है दोस्तों, वो 0 से कम है। तो ये वाला कंडीशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये होता है अवास्तविक, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 13 आता, ये होता तो वास्तविक और असमान होता। अगर आपका यहाँ पे 0 आ जाता तो वास्तविक और समान होता। लेकिन ये जो आपका 0 से कम है दोस्तों,
-13 तो 0 से कम ही हो गया, तो यहाँ पे अवास्तविक आएगा। ठीक है, तो 21 का सी। 22 नंबर है कि बिंदुओं जो है 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था ये क्वेश्चन, और अभी जस्ट इसी मॉडल सेट में पहले भी था ये क्वेश्चन। तो 2, 3 के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने बताया था कि x2 - x1 + y2 - y1 कर देंगे रूट अंडर में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2√5 इकाई। देखिए यहाँ पे x2 - x1 करते हैं प्लस यहाँ पे y2 - y1, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4 + 4 × 16, तो 20 का आपका आ जाएगा क्या 2, 2 और 5, तो 2√5। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आपका सही उत्तर यहाँ पे 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर के बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी क्या होगा। अब तो यहाँ पे मध्य बिंदु का भी दे दिया गया है। ठीक है, 4, 10 है यहाँ पे, ये 2, 2 है, और ये जो मध्य बिंदु है सी, इसका भी 0 निर्देशांक दे दिया है। और बोला जा रहा है दोस्तों आप लोगों को कि इसका दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका दूरी निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिंदुओं जो है ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु जो दिया गया है 0, 2 की दूरी क्या है, तो उसका दूरी के सूत्र से निकालोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 5 इकाई। ठीक है, मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड की जो दूरी होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 5 इकाई। कैसे होगा दोस्तों, ये आपका दूरी फार्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके में आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे 23 का आंसर हो जाएगा सी, निकाल लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। 24 नंबर जो है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही सिंपल है ये, ABC 2, 4 है, 0, 6 है, 4, -1 है। ठीक है, तो निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे सभी का यहाँ पे आधा करके। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, 2 सभी का जोड़ के 2 से भागा दे दिए यहाँ पे। देखिए 2, 0 + 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4 + 6 - 1/2, तो 4, 2 6/2, 4, 2 6, 4 10, 9/2, सॉरी 9/3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये 2, 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही उत्तर आपके यहाँ पे 24 का बी। बहुत ही सिंपल था, सभी को जोड़ के 3 से भागा दे देना, क्योंकि x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2, 3 इसका निर्देशांक। 25 है कि बिंदु संरेख होने के लिए क्या शर्त है दोस्तों, वैल्यू इसका 0 आना चाहिए। तो संरेख होने के लिए यहाँ पे अगर आप लोग निकालोगे, मान लीजिए एक ही रेखा पे है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे 1, 2, 0, और 1, बी। ठीक है, इसको संरेख होने के लिए क्या हो, तो कितना होना चाहिए, ए का मान और बी का मान। तो देखिएगा दोस्तों, अगर तीनों को निकाल के अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे ए का मान जितना रखोगे उसके 2 दुगुना होना चाहिए, जितना बी का मान रखोगे उतना ए का दुगुना होना चाहिए। तो ए = 2 भी यहाँ पे शर्त होना चाहिए। तो 25 का यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए इसको निकालिएगा दोस्तों आप लोग, 1, 2, 0, और 1, बी संरेख होने के लिए शर्त है तीनों को आप लोग 0 शो करना पड़ेगा एक ही लाइन पे। ठीक है, निर्देशांक को, तो आप ए = 2 भी रखोगे तभी ये आपका संरेख हो पाएंगे। ठीक है, तो ए = 2 बी का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ए का मान अगर अगर बी का मान 1 रखते हो तो ए का मान आपको 2 रखना पड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तभी आपका ये आ पाएगा। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे 25 का बी। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर की दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। यह जो कथन है दोस्तों, ये कथन दिया गया है आपका थेल्स के द्वारा, थेल्स पर में जानते होंगे, उसी के द्वारा ये दिया गया है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। ठीक है, जैसा
समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे इसी तरह के, अगर दोनों का समान कोण है त्रिभुज का तो ये दोनों भुजा बराबर होता है। 27 है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, दो भुजाओं का वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका सम्मुख कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री में ही ये होता है, ये फार्मूला पाइथागोरस पर में। 28 है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, जहाँ पे BC बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है और ये F है। BC बराबर यहाँ पे 3 है, EF यहाँ पे 4 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 54, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ 54 बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3/4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, लेकिन स्क्वायर करना पड़ता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 54 बट्टा x मान लेते हैं उसका, तो यहाँ पे 9 बट्टा हो जाएगा 16, ठीक है। तो 9 छके 54, 16 छके 96, तो ये 96 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 28 का B हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। 29 है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए वृत्त है और यहाँ पे एक बिंदु है, इससे कितनी वृत्त पर जो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये खींचा जा सकता है 0, क्योंकि अंदर से तो कैसे खींचेंगे स्पर्श रेखा, अंदर से तो नहीं खींचा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रेखा स्पर्श रेखाएं खींचे। स्पर्श रेखा क्या होता है कि ये जो है टच करते हुए जाए, ये जो है टच करते हुए जाए, ये जो टच करते हुए जाए, ठीक है, इस तरह के। तो ये आपका 0 आ जाएगा। 30 नंबर है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में AD बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF है तो दोनों त्रिभुजों के समरूप होंगे। मान लीजिए ये ABC है और यहाँ पे DEF है। AB बराबर दिया गया है आपका, सॉरी AB बट्टा DE है, ठीक है, और BC बटा EF है। तो समझ रहे हैं दोस्तों, कोण B बराबर कोण A आपका सही है यहाँ पे। तो कोण B बराबर कोण E, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे D, तो इसका D आ जाएगा। कोण B का मान कोण E के बराबर है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये शर्त ये लागू होता है। तो यहाँ पर हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल नए पैटर्न पर। 60 क्वेश्चन करते तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। इसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को 30 से आगे के क्वेश्चन बताऊंगा, 31 से 60 तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो ज़रूर सीखने को मिला होगा। डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बनाइए दोस्तों। जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज आने वाले हैं इस चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कितना जान रहे थे आप, ठीक है।